सा है ना, बच्चे कम। हाँ बेटा। तो आज एक दो बच्चे कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जो अभी नहीं आए बीच में, है ना? जो बेटा नहीं आ पाई थी ना अभी बीच में क्लास में। हाँ। अच्छा। कौन से कॉलेज में हो? एमएस में? प्रैक्टिकल तो बेस्ट चल रहे होंगे ना? अच्छा। सुबह मॉर्निंग में? तो 10:10 पे होता है। पहली क्लास तो ले सकती थी आप। एक क्लास लेके हम भी तो जाते हैं कॉलेज ही। हाँ, हम भी कॉलेज ही जाते हैं यहाँ से। तो बेटा देखिए, हमने लाइट फेज बता दिया था आपको, है ना? लाइट फेज फोटोसिंथेसिस का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो बहुत दिनों में आया रे। एग्जाम। पीछे वाला बेटा खोल देना, देखना पीछे वाला खोल दें। तो आपने दोनों टाइप के वो पढ़े थे। साइकिल खोल दे उसको। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है ना? फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ाए थे बेटा हमने। और आपने देखा था कि किस टाइप से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कितना कितना बेटा क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको पता है क्या क्या प्रोडक्ट बने थे? और ऑक्सीजन, है ना? तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में आ गई थी। और हमारी पॉकेट में हमने बताया ना कि 6 ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के साथ हमारी पॉकेट में क्या रखा था, मतलब क्या इकट्ठा हो गया था, मिल गया था हमें? हर एटीपी और 12 एनएडीपीएच। बिल्कुल सीख बात। ये जो 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच है एसिमिलेटरी पावर, ये बेटा यहां पर अब आगे डार्क फेज में काम आनी है। किसमें काम आनी है? डार्क फेज। क्या बात है बेटा, तुझे नींद क्यों आ रही है इतनी? तुझे नहीं, इससे कह रहा हूँ। हाँ। ये घूम रही है ऐसे ऐसे करके। नींद आ रही है। हाँ। तो बेटा, और आपको याद है कि हमने ये बात पढ़ी थी लास्ट में? देखिए, सारे हमने आपको फोटो सिस्टम और सब जानकारी पूरी बता दी थी। पूरा हमने लाइट फेज और लाइट फेज के दोनों प्रोसेस बता दिए थे, किस तरीके से कौन कौन से बीच बीच में कैरियर हैं। लेकिन बाद में हमने लास्ट टाइम पे चलने से पहले डार्क फेज के बारे में भी एक जानकारी दी थी। याद है? डार्क फेज के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी बेटा। मैंने ये बोला था, याद करो, कि क्लोरेला एल्गी में, है ना? वो लिखा नहीं होगा तुमने अभी, क्योंकि डार्क फेज स्टार्ट साइकिल तो मेन होगी। लेकिन मैंने बताया था कि जो क्लोरेला है उसमें कैल्विन और बेंसन ने डिस्कवर्ड किया था। कैल्विन साइकिल बताया था नहीं मैंने? तो इतनी जल्दी भूला मत करो। डार्क फेज। तो इसमें डार्क फेज में देखिए, बार बार हम फिर से बता रहे हैं कि CO2, ये मैं कल भी बात कर चुका हूं। 6 CO2 से ग्लूकोज बनता है बेटा। और इस प्रोसेस में ये होती है, स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के। और यूज क्या होता है? 18 ATP एंड 12 NADPH। इस तरीके से फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज बन जाती है CO2 से। और बेटा ये जो हमें पावर थी, एसिमिलेटरी पावर, मिली कहां से थी? लाइट फेज से मिली थी। तो देखो, मैंने ये बात बताई थी, दोबारा फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं इस बात को। मैंने ये बोला था कि डार्क फेज दो तरीके की देखी गई थी। एक एक्चुअली में इसमें होता है C3,
और एक C4। तो देखिए CO2 का फिक्सेशन या CO2 का रिडक्शन होके ग्लूकोज बनता है। तो बेटा ये बात मैं देखो दोबारा से रिवाइज बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम में मैंने बोली थी, रिवाइज करा रहा हूँ कल वाली, कि सबसे पहले केल्विन और बेंसन ने, या केल्विन एटाल भी कह देते हैं, है ना। तो बेटा रे केल्विन बेंसन ने ये पाथवे ट्रेस किया था, केल्विन एंड बेंसन। या केल्विन एटल, एटल का मतलब केल्विन और उसके सहयोगी, उसके साथ वाले लोग। तो इन्होंने बेटा, यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो मेन मेन चीजें। क्लोरेला, एक ग्रीन एल्गा होता है क्लोरेला, इसमें रेडियो एक्टिव CO2, थोड़ा ध्यान मत दो उधर बेटा, इधर ही ध्यान रखो थोड़ा सा, वो उनका काम है कॉलेज का। देखिए रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया, क्योंकि आप जानते हो CO2 में जो नॉर्मल होता है, अरे रहने दे, मत बंद कर बेटा, मत बंद कर। अब ऐसे बंद करके कैसे, तू जानती है सारी खुली हुई है खिड़कियां, रोक सकती है क्या? तो थोड़ा तो वेंटिलेशन जरूरी है ना बेटा। तो देखिए कार्बन नॉर्मली कितना होता है, मैंने बताया था आपको, C612 वाला। यहां पर हमने 14 वाला यूज किया, बाई यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन इन CO2। ठीक है बेटा, बाई यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन इन CO2। तो इस तरीके से उन्होंने नॉर्मल कार्बन की जगह ऐसा रेडियो एक्टिव कार्बन दिया। मैंने बताया था आपको कि प्लांट के अंदर नॉर्मल कार्बन तो है ही ना सभी कंपाउंड में, तो जब कुछ अलग डिफरेंट टाइप का देंगे तभी तो पता चलेगा कि अंदर क्या क्या बनना है उससे कंपाउंड। तो जब रेडियो एक्टिव कार्बन देके देखा बेटा रेडियो एक्टिव CO2, तो पता है फर्स्ट कंपाउंड जो बना स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो इन प्लांट्स में देखा गया या एल्गी में, वो क्या था? फोस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3PGA या फॉस्फोग्लिसरेट। मैंने बताया था कल, फर्स्ट कंपाउंड वाज 3PGA, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जिसका पूरा नाम था 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है बेटा। और देखिए एक्चुअली एक टेक्निक होती है ऑटो रेडियोग्राफी, उस टेक्निक के थ्रू मैंने कल भी शायद बताया था, उस ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ट्रेस किया था पूरा पाथवे। तो जिस जिसमें भी वो कंपाउंड जाता गया, अभी बनाऊंगा पाथवे बनाऊंगा, तो वो पाथवे पूरा ट्रेस हो गया केल्विन साइकिल। क्लियर है? ये केल्विन साइकिल की एक जर्नलाइज पूरी बात आपको पता चल गई। और बाद में फिर किया गया था, उसकी बात बाद में ही करूंगा चलो, है ना, C4 पाथवे की, कि वो एक्चुअली में हेचो सिलेक्ट ने वो किया था ट्रेस। हाँ, तो उसमें जब उन्होंने मतलब शुगर केन की लीफ में देखा था, डिस्कवर्ड किया बाद में, मतलब पहले तो ये मानते रहे कि बस यही पाथवे चलता है, लेकिन जब शुगर केन की लीफ में बेटा पाथवे उन्होंने ट्रेस किया, सेम प्रोसीजर यूज करके, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया CO2, वही ऑटो रेडियोग्राफी से ट्रेस किया पाथवे को, तो पता चला कि वहां तो C4 कंपाउंड बनना था, C3 की जगह कौन सा कंपाउंड बना था? C4 कंपाउंड, जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। इसीलिए उसको बेटा फिर C4 पाथवे बोला गया, और प्लांट्स जो थे उनको C4 प्लांट बोला गया। तो फिकर नोट, वो बाद में बात करेंगे, और यही बात करेंगे कि C3 C4 प्लांट कौन होते हैं, ये तभी C4 पाथवे पढ़ते में बात करेंगे, है ना। अभी तो मतलब ये मान के चलो कि भाई डार्क फेज का मेन एक पाथवे जो है वो है C3, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल केल्विन के नाम पे, और C3 क्योंकि फर्स्ट फॉर्म्ड 3 कार्बन कंपाउंड था। कितने कार्बन कंपाउंड था ये? 3 कार्बन, 3C, इसीलिए नाम है। ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर बेटा पाथवे बता रहा हूं।
बेटा वो लेके आना जरा, डस्टर। दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बात नहीं। ये भी बैलेंस ही दिखाऊंगा मैं, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस फॉर्म। हाँ तो नहीं, ये कौन बुदबुदा रहा है? आपको पता है हमारी जेब में पॉकेट में क्या थे? 18 एटीपी थे ना, तो 12 एटीपी इधर यूज कर दिए हमने, ठीक है।
1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 1,3 डाइपीजी है ना। देखिए, यहाँ पर साइड में मैंने इनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, रुबिस्को का नाम और यहाँ लिख देता हूं मैं, पूरा नाम लिखता हूँ, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका रुबिस्को का पूरा नाम है। ये एक और नाम है कार्बोक्सी डिस्मिटेज। यार यूपी कार्बोक्सिलेज। देखो ध्यान से सुनिए, बन गया। ये बाद में बना लेना, सुनो पहले, सुन लो पहले, बात को समझ लो, ठीक है, बना बाद में ले लो। देखिए, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर, सबसे पहला जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, वो कौन है? वो है RUBP। कौन है वो? RUBP, जो कि एक 5 कार्बन वाला कीटो सुगर है। इसका नाम है, एनसीईआरटी में भी नाम है, 5 कार्बन कीटो सुगर। कीटोन कंपाउंड मतलब ग्रुप है इसमें। मुंह धो के आ बेटा, जा जा बाहर मुंह धो के आ। हाँ, तुझसे बोल रहा हूं मैं। नहीं, यहाँ पर, यहाँ पानी आता है इसमें, जाओ चलो। या फिर पीछे बैठना फिर बाद में, है ना, क्योंकि सामने हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि बच्चा झूमता रहे या सोता रहे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 5 कार्बन कीटो शुगर है, ठीक है। कौन? RUBP, जो कि एक्सेप्ट करता है CO2 को, या CO2 के साथ कंबाइंड होता है, 5 कार्बन वाला, ठीक है बेटा। और एक CO2 के साथ बाइंड कर लेता है। और एंजाइम जो इसको कैटेलाइज कराता है वो है रुबिस्को। इस प्रोसेस को जो कराता है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है ये, फर्स्ट रिएक्शन केल्विन साइकिल की, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लिए हैं उसके एक साथ। कितने लिए? 6M का मतलब 6 मॉलिक्यूल। चक्कर क्या है, मैंने इसलिए बेटा ये पूरा बैलेंस दिखाया है, क्योंकि मुझे जिससे कि प्रॉपर, आप जानते हैं, एक ग्लूकोज बनानी थी। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेके चलता ना, एक ही ग्लूकोज नहीं बनती, 1/6 ग्लूकोज बनती, फायदा क्या? तो आपको बैलेंस दिखाने के लिए, अब वो तो मल्टीप्लाई आप कितने से भी कर सकते हैं, है ना, प्रोसेस ये है बैलेंस। एक और चीज, RUBP जो है ना, इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पूरा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, पता है, इसी नाम से। और यहाँ पे ये इसका नाम रुबिस्को का है पूरा आया है। देखो, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, हाँ, और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना। जो रुबिस आया है, रुबिस, ये यहां तो कुछ से आया है ना, फिर ये C कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। एक्चुअली में जो रुबिस्को है, अगर मैं तुमसे बात करूं सेल में बायोमोलिक्यूल की, तो ध्यान से सुने, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर,
मोस्ट abundant प्रोटीन अपॉन अर्थ, मोस्ट abundant एंजाइम्स अपॉन अर्थ। ऑब्वियस ही बात है, जब प्रोटीन मैंने बोल दिया मोस्ट abundant, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, एनसीईआरटी बोलती है ये बात, बायोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है दुनिया में, तो एंजाइम तो होगा ही होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना। तो ये जो आरयूपी कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को एंजाइम है, इससे ज्यादा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता दुनिया में। ठीक है बेटा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैमरे से पड़ता है, तो है ना। दूसरी बात, क्यों है ऐसा कि सबसे ज्यादा पाया जा रहा है दुनिया में? आप देख रहे हैं कितने सारे प्लांट हैं चारों ओर, और पता है क्लोरोप्लास्ट, जितने भी सारे प्लांट हैं हम जानते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट की जो सोलुबल प्रोटीन है उसका 50% अकेला ही खुद होता है। इतनी सारी प्रोटीन होती हैं, 100 ऑफ प्रोटीन, 1000 ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्लांट एनिमल बॉडी में, आप देखिए उसकी 50% अकेला रुबिस्को होता है। लेकिन वैसे बहुत स्लो काम करने वाला है एंजाइम, ये बड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, बायोमोलिकुल का पॉइंट बोला है मैंने, ये कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होता है रुबिस्को। अच्छा, अगर एनिमल्स की बात करें ना, तो एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन होती है? ये भी आपने एनसीईआरटी में, कोलेजन। कोलेजन, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट कोई हमारे अंदर थोड़ी है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन है, लेकिन प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर क्या, सॉरी, ओवरऑल, ओवरऑल पाई जाने वाली सबसे ज्यादा बड़ी प्रोटीन रुबिस्को है। क्योंकि आप जानते हैं प्लांट सेल्स तो बहुत ज्यादा है ना, क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा है, इसीलिए रुबिस्को कोलेजन से भी ज्यादा है ओवरऑल, हमारे अंदर नहीं है रुबिस्को। अंडरस्टूड? खैर, ये तो मैं उस एंजाइम के बारे में बता रहा था। अच्छा, एक और चीज क्या है, यहाँ पे भले ही ये कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, CO2 को यूज करवा रहा है, लेकिन रुबिस्को डुअल नेचर शो करने वाला एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है? डुअल नेचर शो करने वाला। बताऊंगा आगे, इसका बहुत बड़ा रोल आएगा ये, पता है। आपने देखा कार्बोक्सिलेज भी लिख रखा है मैंने, ऑक्सीजनेज भी लिख रखा है, क्योंकि ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग पलटी मार लेता है या एक्ट करता है। ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, जो कि नॉर्मल काम है, और ऑक्सीजन ज्यादा अगर होगी तो ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। बताऊंगा, वो एक प्रॉब्लम है इनके साथ, इन प्लांट के साथ, वो होना, ठीक है, होना नहीं चाहिए। खैर, तो पता है, देखिए इस पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में से जो CO2 है, वो CO2, अच्छा वाटर भी यूज होता है साथ में, लेकिन कुछ ज्यादा फोकस वाली बात नहीं है उधर हमें ध्यान देने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले CO2 के साथ में RUBP ने बाइंड किया, और उसको प्रोसेस को कैटेलाइज किसने कराया? रुबिस्को ने। रुबिस्को ने उसको कैटेलाइज कराया बेटा, और जो पहला कंपाउंड बना हमारा, वो बना PGA। लेकिन एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 कार्बन वाला है RUBP, और एक कार्बन आ गया बाहर से CO2, तो कितने कार्बन हो गए? 6। तो 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड कितना है? 3 कार्बन वाला, 3C। तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो अगर मैं एक एक लेके चलता ना, एक साइकिल, तो आप जानते हो एक RUBP यूज होता, एक, जैसे एनसीईआरटी में दिखाया मान लो, एक CO2 यूज होता, और बन जाता 2 मॉलिक्यूल PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। लेकिन मैंने 6 लेके चले, मैंने यहाँ पे 6 टर्न दिखाए, पूरे 6 साइकिल एक साथ बैलेंस करने को। तो हमने यहां पर क्या लिया? हमने लिया, ध्यान से देखिए, आरयूबीपी। आरयूबीपी के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? 6। 5 कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए टोटल? 6 गुणा 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 30 हो गए, 30 कार्बन हो गए। अच्छा, 6 CO2 और आगे, 6 कार्बन और आगे, तो 36 हो गए। क्योंकि बैलेंस, देखिए प्रोसेस तभी समझ में आती है जब हमें बिल्कुल समझ में आए बैलेंस, ये नहीं होनी चाहिए दिमाग में कंफ्यूजन, अरे यार ये कहां से आ गया, ये क्या हो गया।
और जब बिना समझे हो तो वो रट्टामान नहीं होता है, तो हमें समझ में आना चाहिए। 36 हो गए ना। अब पीजीए जो है वो 3 कार्बन वाला है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलूं मैं या फॉस्फोग्लिसरेट बोलूं, मतलब नाम मैंने लिख रखा है इधर, है ना, वो ध्यान रखिएगा, एक ही बात है। तो बेटा रे 36 कार्बन है, उनमें से 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड बन जाएंगे? तो आप 3 से उसको डिवाइड कर दो 36 को। तुझे डिवाइड करना पड़ रहा है, भाग देना पड़ रहा है घनसुआ। 12 3 जा, हाँ 36 होते हैं, तो 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, है ना। ठीक है, तो बेटे 12 ही चलेंगे, देखो यहां तक है ना। अच्छा, और एनसीईआरटी ने क्या किया, ये तो रिएक्शन बोल दी गई कार्बोक्सिलेशन। क्या बोल दिया गया इसको? मैं भी देखो यहां से यहां तक ये जो प्रोसेस है ना, लेकिन डबल डबल लाइन हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा वैसे कर देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलेशन। ओके, एक ये। अच्छा, उसके बाद में ये जो पीजीए है या फॉस्फोग्लिसरेट है, इससे बनता है की कंपाउंड, मतलब ये तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था, जो फर्स्ट बनने वाला कंपाउंड है। ठीक है, पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है केल्विन साइकिल में, आप बोलेंगे RUBP, ये उसका नाम पूरा। फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड कौन होता है? पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? एक्सेप्टर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है वो। क्योंकि दिमाग में बच्चे क्या आती है, 3 कार्बन वाला बनना है तो एक्सेप्ट करने वाला 2 कार्बन वाला होगा, 2 और 1 3 नहीं, क्योंकि डबल बनते हैं पीजीए, 5 कार्बन, है ना। तो बेटा रे, क्योंकि पहले पता है, पहले यही सोचा गया था जब सोच रहे थे ना इसके बारे में, डार्क फेज की डिस्कवरी जो हो रही थी, तो ये सोच रहे थे कि शायद 2 कार्बन वाला रहा होगा एक्सेप्ट करने वाला, और 1 कार्बन एक्सेप्ट करके 3 कार्बन ये बनना होगा इसलिए। लेकिन पता चला कि नहीं, वो तो 5 कार्बन का निकला एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, पाथवे जब ट्रेस किया, तो एनसीईआरटी ने यहां से यहां तक सीधा एक रिएक्शन काउंट किया है, मतलब पूरे केल्विन साइकिल को 3 फेज में डिवाइड किया है। मैं आपको ये बता दूं, 3 मेन फेजेज, है ना बेटा, ऑफ केल्विन साइकिल। 3 मेन फेजेस कौन कौन सी हैं? एक है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 यूज होता है। एक है रिडक्शन, और एक है रीजनरेशन। क्लियर? तो बच्चों, ये जो पीजीए से लेकर के पीजीएल बनने तक ना, पीजीएल, एनसीईआरटी ने पीजीएल को बोला ट्रायोज फॉस्फेट। क्या नाम दिया? एनसीईआरटी में अपने देख लो, है ट्रायोज फॉस्फेट लिखा है ना, लेकिन चक्कर क्या है, वो भी ठीक नहीं है। ट्रायोज फॉस्फेट तो ये भी था, जो तुम आगे रेस्पिरेशन पढ़ते हो ना, ये भी ट्रायोज फॉस्फेट होता है ग्लाइकोलाइसिस में, देखना ये भी नाम ट्रायोज फॉस्फेट होता है इसका, पीजीए। ये रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो नाम, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ये फॉस्फोग्लिसरेट तो पता है। हालांकि ट्रायोज फॉस्फेट होता है 3 कार्बन वाला फॉस्फेट कंपाउंड, ट्रायोज सुगर, ये भी है, ये भी है ना, 3 कार्बन वाली, और ये भी है। तो मैंने इसको पीजीएल को, देखो एनसीईआरटी वाला नाम, मैंने पीजीएल को क्या क्या नाम दिए, मैंने पीजीएल को बोला है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जीएपी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मेरा नाम है ब्रजेश तोमर, कहीं कहीं पे किसी पॉलिसी या कहीं कुछ उसमें लिखा होता तोमर ब्रजेश, एक ही बात, पहले सरनेम शुरू का है ना, पहली बार जाता है या बाद में आ जाता है। जैसे कोई नाम है बच्चे का, है ना, कि क्या नाम है बेटा? अनस, मतलब अनस मोहम्मद, मोहम्मद अनस। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड, तो जीएपी का मतलब है, जो गैप लिखा है मैंने जीएपी, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। बात एक ही है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अरे 3 नंबर तो इसलिए लिखा है, 3 या 1 3 जो लिखे हैं कि थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे, या यहाँ पे 1 3 है, फर्स्ट और थर्ड 2 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, 2 फॉस्फेट हो गए उसके पास, समझ रहे हो ना आप। ऐसे ही ये 1 5 बिसफॉस्फेट
फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट है, और तभी तो बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप, और फिफ्थ कार्बन पे भी है। ये मतलब होता है इसका। तुम बच्चे कहते हैं 3 पीजी है सर, आप तो बोल रहा आपने 3 पीजी है। अरे भाई वो तो उसका नाम है 3 पीजी है ना। मॉलिक्यूल तो उसका जो हम लिखेंगे वो है ना। तो हमने बताया मॉलिक्यूल तो उसके 12 मॉलिक्यूल बनने हैं, 3 कार्बन वाला है। को बढ़िया बात आ रही है। तो बेटा रे ये यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रोसेस है, रियलिटी में वो एक ही स्टेप नहीं है। मैंने और बीच में भी एक स्टेप डाला है समझाने के लिए अच्छे से, लेकिन एनसीईआरटी ने सीधा बनाया है वो। इस स्टेप को बोलते हैं, जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल देता हूँ। ओ सॉरी, ऊपर से लाना था मुझे। तो रिडक्शन स्टेप हो गया। अच्छा तो सुनिए, बहुत कुछ इसी में सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें स्टेप में। देखिए पीजीए है 3 कार्बन वाले 12 मॉलिक्यूल बेटा, इनसे इनसे देखना 3 पीजीए से 1,3 डाई पीजीए बनना है। ये तो 12th की लेके बैठी है, ये तो 12th की बुक है। क्या नाम है तेरा बेटा? हैं? रूमा। वो जो लॉजिक का चैप्टर चल रहा था ना 12th से। अच्छा अच्छा, बैठ जा बैठ जा। तो ये अभी आई है शुरू में क्लास में, क्या कहते हैं? ओके बैठ जा बैठ जा। तो बेटा रे देखो 3 पीजीए है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना है। ध्यान सुनना मेरी बात। 3 पीजीए से 1,3 डाई पीजीए, बस इतना ही तो अंतर है कि अभी एक पोजीशन पे कार्बन था, वो फॉस्फेट था, अभी 2 फॉस्फेट हो गए। भाई एक फॉस्फेट था, अब 2 फॉस्फेट हो गए। तो इसका मतलब ये आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई इसका मतलब एक फॉस्फेट अब हमें इसमें जोड़ना है। क्या करना है? एक फॉस्फेट ऐड करना है। अच्छा एक बात बताओ, कितने मॉलिक्यूल हैं? 12। कितने फॉस्फेट जुड़ेंगे? 12। अरे सब में एक एक फॉस्फेट जुड़ेगा ना भाई, तो 12 फॉस्फेट जुड़ेंगे। तो ये 12 फॉस्फेट आएंगे कहां से? ये आएंगे जो 12 एटीपी आपके पॉकेट में, मैंने बताया ना 18 एटीपी रखे हैं और 12 एनएडीपीएच, उसमें से 12 एटीपी यहां पर यूज कर लिए गए, और एटीपी यूज करके उनकी एनर्जी चक्कर क्या है, फॉस्फेट एनर्जी वाले फॉस्फेट होते हैं वो लास्ट वाले, और एडीपी बन गया। देखिए एक चीज ध्यान सुनिएगा, अगर मैं एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखता, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, एटीपी से बना एडीपी प्लस आईपी, है ना, या पीआई, तो यूज नहीं हुआ फॉस्फेट, वो तो बस ब्रेकडाउन हो गया एटीपी का एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने कहा फॉस्फेट कहां लिखा है, क्योंकि वो इसमें यूज हो गया ना भाई, निकलेगा कहां से? तुम्हें याद होगा जब बनी थी, मैं अभी लाइट फेज में कल पढ़ाया था, जब बनी थी एटीपी तो मैंने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करके बनाया था, लेकिन यहाँ पे वो उसका फॉस्फेट ग्रुप यूज हो गया। ठीक है, तो एडीपी रह गया, क्योंकि पहले उस एटीपी का नाम क्या होता है पूरा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट है। अब एडीपी में 2 फॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट तो यूज हो गया ना बेटा, तो सभी में आ गया। ठीक है, क्लियर? अब इसके भी 12 मॉलिक्यूल हैं, वही 36 कार्बन घूम रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल और 3 कार्बन। इसका रिडक्शन होके पीजीएल बना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, ग्लिसरिक एसिड से सॉरी, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना। तो देखो एक चीज ध्यान सुनना, क्योंकि अब इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, हर एक कंपाउंड के पास, हर एक मॉलिक्यूल में कितने कितने हैं? 2 हैं, और बनने वाले में 3 पीजीएल है, तो एक एक ही फॉस्फेट है, 1,3 की जगह 3 है ना ये तो वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे H3PO4 के फॉर्म में निकल गए, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में निकल गए, और ये रिडक्शन स्टेप है। कैसा स्टेप है? रिडक्शन का मतलब ये है कि इसमें H ऐड होगा। क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि जब H ऐड होता है तो रिडक्शन होता है, तो वो H प्रोवाइड कराएगा NADPH, इसके NADPH2 के H यूटिलाइज हो गए, देखो वो NADP बन गया। नहीं समझे? जो 12 मॉलिक्यूल थे, तो 12 NADPH यूज हो गए,
और वो 12 एनएडीपी में कन्वर्ट हो गए, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एच के, वो इसने ले लिए कंपाउंड ने, और रिडक्शन होके पीजीएल बन गया। क्लियर? ये पीजीएल की कंपाउंड है एक्चुअल में। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म वो है ना बनने वाला, ये की कंपाउंड है। क्या बोल देते हैं? की कंपाउंड। क्योंकि ये बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है बेटा इसका बनना। देखो इसी के इतने नाम भी बताए हमने। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल बन गए और 3 कार्बन वाला है। क्लियर? ये रिडक्शन स्टेप हो गया। 2 रिएक्शन हमारी क्लियर हो गई ना, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन। अब पता है इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के, वो जाएंगे शुगर बनाने के लिए, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। आप देखें एनसीईआरटी में नीचे को एरो लगा रखा है ना वो, यस सर। और फिर ऐसे भी, लेकिन कुछ बताया नहीं है। कह रहे हैं अपना अपना आप समझ लो या आप जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा उससे समझ लेना, हम नहीं समझा सकते भैया। हाँ, और यही कहना है, नहीं तो बच्चा कहेगा एरो नीचे भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये हो क्या रहा है। बेचारे सीधे सीधे तो बच्चे होते हैं, ज्यादा टाइम तो बेचारों को मोबाइल वोबाइल में इधर उधर बीतता है ना, पढ़ाई ज्यादा कहाँ करते हैं। अब उसमें भी ऐसे ऐसे पंगे दे देंगे एनसीईआरटी के, इधर को भी एरो इधर को भी एरो, तो उनके तो बेचारों के दिमाग पे जोर पड़ जाएगा। फिर जब दिमाग पे जोर पड़ता है तो नींद वींद भी आने लगती है, दिमाग थकने लगता है ना। तो बेचारे होता क्या है देखो, तो यहाँ पे ये पीजीएल के 3 सॉरी 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल गुणा 3 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 2 गुणा 3 5 होते हैं। ये इधर आ जा, तेरे कान पकड़ी, इस बात पे तो तेरे कान पकड़नी होनी चाहिए, है ना। तो बेटा रे 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन भाई, 2 गुणा, मैं कह रहा हूं 2 गुणा 3 तो कह रहा 5, 6, है ना। 70 में लगता है। ऐसे ही मेरा बेटा है 7th क्लास में, बड़ा वाला बेटा, तो वैसे उसका मैथमेटिक्स ठीक है, फर्स्ट क्लास है, मतलब पढ़ाई में ठीक है, वो एबव एवरेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं बोलूँ टॉप पर है। क्योंकि मस्ती में खेलने में ज्यादा दिमाग रहता है, एकदम कोई गेम वेम या कुछ ऐसे खेलना है कुछ, है ना। लेकिन दिमाग एकदम है मैथमेटिक्स के। मैं कोई क्वेश्चन वगैरह बताऊं समझाऊं, जैसे मैथ पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट आता है 7th तक, तो मतलब 7th 8th तक। तो जब कभी जैसे मैं मिल जाए पढ़ा दूं, समझ में आ जाता प्रॉपर, और क्वेश्चन कर लेगा वर्ड प्रॉब्लम वगैरह। बट पता गलती, जैसे ये बोल रहा था ना अभी, ऐसी गलती करेगा बेसिक, समझ रहे हो ना आप। हाँ, एकदम सिली मिस्टेक, एकदम मतलब सब कुछ सॉल्व कर लिया लास्ट में, और लास्ट में मान लो बस वो है कि 5 और 6 जोड़ने हैं, तो लिखाया 15 है मान लो, है ना दिमाग में। वो भी दिमाग में भाई क्या चल रहा था तेरे, या जैसे ये बोल रहा है ये 2 और 3, तो उसको जोड़ दिया मान लो, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम, मतलब देखिए हमेशा ऐसी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारा, मतलब फोकस रखो। आप अगर उसके बारे में सोचोगे ना कि हमसे ऐसी गलतियां होती हैं, तो नहीं होंगी, लेकिन हम सोचते नहीं है उसको, सोचते हैं कि हाँ ये तो हो गई, क्योंकि लास्ट में आप जानते हो वो छोटी सी प्रॉब्लम से सब कुछ गलत हो जाता है। खैर, तो पता है बेटा रे, आप इसके 2 मॉलिक्यूल से देखो तो ग्लूकोज बनना भाई, जब 6 कार्बन हो गए तो सफिशियंट है ना, 2 मॉलिक्यूल यस सर। तो बन गया ग्लूकोज, C6H12O6। अब इसके बचे 10 मॉलिक्यूल, कितने बचे? 10। तो बेटा 10 मॉलिक्यूल, और आप जानते हो 3 कार्बन, तो कितने हो गए? 30, 10 इंटू 3, 30 कार्बन बचे रह गए। तो वो 10 मॉलिक्यूल जाते हैं रीजनरेशन करने। क्या करने? रीजनरेशन करने आरयूबीपी का। लेकिन ये जो रीजनरेशन करने, डायरेक्ट आरयूबीपी नहीं बनता, है ना। जैसे एनसीईआरटी ने तो पूरा एक ही स्टेप दिखा दिया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक को रीजनरेशन बोलते हैं। लेकिन पहले बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तब बनेगा राइबोलोज 20 फॉस्फेट। मतलब पहले एक फॉस्फेट ऐड होगा, नॉर्मल वाला बनेगा, तब जाके 2 फॉस्फेट वाला बन जाएगा। तो सुनिए, एक फॉस्फेट तो इसके पास है ही है भाई, इसके पास तो है ही है, थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे 5th पोजीशन पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं बाहर से फॉस्फेट लेने की। 10 मॉलिक्यूल, यानी 30 कार्बन है इसके पास, तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड बनने हैं, तो कितने बन जाएंगे भाई? 6 इंटू 5 भी 30 होता है, 10 इंटू 3 भी 30 होता है, तो बैलेंस है। अब आप जानते हैं कि राइबोलोज फॉस्फेट में, और राइबोलोज बिस फॉस्फेट बनाना है आपको,
अभी एक पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, पांचवी पे, अब आपको 1 of 5 दो पोजीशन पे लाना है, तो आपको हर एक में एक एक फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा ना, है ना? ये बनाने के लिए बिस फॉस्फेट बनाने को, तो बेटा 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ATP और यूज कर लिए, उसका फॉस्फेट यूज कर लिया। अब देखिए 12 ATP यहाँ यूज हो गए, 6 यहाँ हो गए, 18 पूरे, जी 12 NADPH2 यहाँ यूज हो गई। तो जो बना था हमारी लाइट फेज में 6 ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्शन कल बताया था, वो पूरा का पूरा यूज हो गया और एक ग्लूकोज बन गया। अच्छा, ये सब जो यूटिलाइज हुए थे बेटे, ये तो साइकिल में दोबारा रीजनरेट हो गया आरबीपी। ओवरऑल कार्बन किसका यूज हुआ ग्लूकोज बनाने में? ठीक है, ध्यान सुनना, शुरू में आरबीपी से स्टार्टिंग हुई थी प्रोसेस, घूम के वो दोबारा बन गया, तो फिर ग्लूकोज जो बना इसके लिए कार्बन कहां से आया? CO2 से। ये जो बाहर से CO2 आ रही है ये तो यूज हो गई ना, ये थोड़ी दोबारा बन गई। तो ये 6 CO2 ही तो देखा जाए इनडायरेक्ट वे में, तो यही तो यहाँ पे आ गई 6, बाकी तो लौट फिर के बन ही गया। तो बार बार CO2 एंटर होती रहेगी पाथवे में, बाहर से आती रहेगी, है ना? ये तो दोबारा रीजनरेट होते ही जाएंगे बेटा, क्लियर? तो ये जो पाथवे यहां से लेकर के देखो यहां तक का है, मैं ऐसे करके बोलूं, ये रीजनरेशन। अब इसको छाप लीजिए, आप बना लीजिए। समझ में सबको आ गया ना बेटा? कौन सी खुरापात कर रहा है नस्ल कर दी, ये करा कर ली खुरापात, मुस्कुरा रहा है, मैं कह रहा हूँ कौन सी कर रहा है, तो कह रहा है कर दी। बहुत कुटाई लगाता हूँ मैं, ध्यान रखिए। हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, धूप निकल आई है ना, गुड मॉर्निंग हो गया। कहाँ से आते हो? देवबंद से आते हो दोनों? आता नहीं जल्दी से बेटा, ड्रॉ कर लो इसको, जल्दी से बना लो, जल्दी से। ये मैंने देख लो एनसीईआरटी से रिलेट करके बता दिया पूरा, है ना? जो एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल है, और एनसीईआरटी वाले में अगर आप थोड़ा सा सुधार करना चाहो ना, उसमें भी जो बना हुआ बैलेंस, तो उसमें आप ये देखोगे कि ये ना बेटा, इसमें जो गलती क्या है, इसमें इसको तो इधर लिख देना कि 5 कार्बन है, 1 मॉलिक्यूल CO2 ले रहा है, फिर 3 PJ के 2 मॉलिक्यूल लिख देना साइड, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन, ये एक टर्म दिखाया ना, और यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH। कौन सा? सबसे पहले एनसीईआरटी वाला अगर मैं बात करूं, तो देखो राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट जो लिखा है ना एनसीईआरटी में, इसमें इसमें लिख दोगे 5 कार्बन 1 मॉलिक्यूल, ये भी तो बैलेंस रहना चाहिए ना, 5 कार्बन 1 मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में। ला पेन दे दे मुझे, ला 5 कार्बन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद में देखो CO2 वाटर ले लिया इसने, कार्बोक्सिलेशन होके बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसमें आपको लिख देना है 3 कार्बन 3C 2 मॉलिक्यूल 2M, है ना? उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आप देख रहे हो रिडक्शन होके ट्रायोस फॉस्फेट बना, ट्रायोस फॉस्फेट को एक तो और करके ऊपर PgAl कर देना, ठीक है बेटा, और लिख देना 3 कार्बन वही 2 मॉलिक्यूल्स, है ना? अब इसमें जो ATP और NADPH नहीं दिखाए हैं अंदर आते हुए, इनमें 2-2 लगाओ, सब इनके आगे, सबके आगे 2-2 लगा दो, ठीक है, 2 ATP और ये सब क्लियर है। बाकी फिर आगे घूम के तो वो ठीक है रीजनरेशन होके, ठीक।
ये एक टर्न है, और हमने जो दिखाए हैं कितने दिखाए हैं, 6 टर्न एक साथ, 6 साइकिल्स दिखाई हैं, 6 टर्न दिखाई हैं। तो ये क्यों दिखाने का कारण रहा हमारा, क्यों दिखा दिया भैया ये 6 6? एक ग्लूकोज बनाना जरूरी था। लो, ये तो लिख लिए होंगे पहले ही। ये किसी का ये रह गया तो मैं कहाँ जाऊं भाई, किसी का ये रह गया, किसी का इधर वाला रह गया, इधर को जाऊं तो उधर को बात है नहीं। एक तो लेट आए हो, और ये देखो बात में लगे, बना लिया ये तुमने। इसीलिए हो गया काम है ना बना। देख ले, ध्यान से समझ ले कि हाँ क्या है क्या नहीं है, बचाने में लगे हुए हैं। फिर पे ये समझ लो, क्वेश्चंस तो आना ही आना है। आप ये नहीं कह सकते, मतलब, तो आप ये मान के चलो कि जैसे फोटोसिंथेसिस आपके 5 क्लासों में खत्म होना, सपोज करो 5 लेक्चर में, अगर तो 5 क्वेश्चन आनी आने हैं। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है कि हर लेक्चर क्वेश्चन है, अलग अलग एस्पेक्ट वाला। आपने जैसे शुरू में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ा, उसमें से एक बनना ही बनना है ना। उसके बाद में आपने पिगमेंट सिस्टम वगैरह, वो पिगमेंट्स के बारे में जानकारी, उसमें से एक आ सकता है। लाइट फेज में से भी, डार्क में से 2 बन सकते हैं, डार्क टोटल में से, या जो फैक्टर्स हैं। क्योंकि अब ये प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और ग्रोथ, तीन ही तो बचे हुए हैं। तो इसलिए हो गया बेटा सबका, जल्दी जल्दी कर लो चलो। अब पता है, देखिए, C4 साइकिल बताएंगे, उससे पहले एक बात और है बताने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, एक होती है प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन। क्या होती है? हालांकि, अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन, पता है नाम रेस्पिरेशन क्यों बोला गया उस प्रोसेस को? क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना, और बनाने वाले बनाते भी रहना जो रह गया, कि उसमें ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी, तो वहां पे ऑक्सीजन यूज होती है। लेकिन एक चीज क्या है सिमिलरिटी की, एंजाइम वही है रोबिस्को। एंजाइम कौन है? मैंने बताया नहीं था कि डुअल नेचर शो करता है, या मौका देख के पलटी मार देता है ना। तो ये फोटो रेस्पिरेशन है। अच्छा, ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो सेल में भी काम आएगा ये पॉइंट। एक्चुअली ऐसी प्रोसेस है जो 3 सेल ऑर्गेनेल्स में मिलके कंप्लीट होती है। 3 सेल ऑर्गेनेलीज में मिलके कंप्लीट होती है एक ही प्रोसेस। कौन कौन से 3 सेल ऑर्गेनेलीज? क्लोरोप्लास्ट, पहले सीक्वेंस वाइज बात, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाऊंगा, यहाँ उसको बना के दिखाऊंगा। एक्चुअली में पहले एनसीईआरटी उसका ही बनाती थी, वो पूरा साइकिल। अब वो गायब कर दिया, बस मेटर मेटर रह गया। तो 3 सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। पता है, ये जो प्रोसेस है, ये C3 प्लांट में होती है, फोटो रेस्पिरेशन। कभी कभी हो जाती है, मतलब हमेशा नहीं होती। लेकिन ये उनके लिए कोई यूजफुल प्रोसेस नहीं है। कैसी प्रोसेस है उनके लिए? वेस्टफुल या हार्मफुल या वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखिए यूजफुल प्रोसेस तो तब होती कि अगर CO2 शुगर बना रही होती, वहां पर CO2 यूज होने की बजाय अंदर की CO2 निकल और रही है, एक बहुत बड़ा नुकसान। जिस RUBP को और जिस रुबिस्को को CO2 के साथ बाइंड करना था या कार्बोक्सिलेशन स्टेप कराना था, वो ऑक्सीजनेशन में यूज हो रहे हैं।
किस में यूज हो रहे हैं? ऑक्सीजन से बाइंड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय, ये नुकसान। तो प्रोडक्टिविटी तो कम रहेगी ना फिर, भाई शुगर कम बनेगी, शुगर कम बनेगी यानी फोटोसिंथेसिस कम हो पाएगी उनकी फिर, और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तीसरी बात, एनर्जी कोई प्रोड्यूस तो हो नहीं रही उस प्रोसेस में। जैसे नॉर्मली पता है, नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, आपने पढ़ा है ना रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, जो मैम ने शायद पढ़ाया था। तो उसमें तो एनर्जी बनती है, एक ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी, 36 या 38 एटीपी मिलते हैं एक ग्लूकोज से, है ना बेटा, एनर्जी तो मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई नाम बस रेस्पिरेशन जरूर है, क्योंकि O2 ली जाती है, CO2 छोड़ी जाती है इसीलिए, और फोटो नाम आया क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। लेकिन यहाँ पे उल्टा एटीपी यूज और हो जाती है, एक जगह बताऊंगा, मतलब प्रोड्यूस होने की तो बात छोड़ो। तो जब सारे तरीके से देखा जाए तो ये तो नेगेटिव है प्लांट के लिए होना। तो पता है, जो प्लांट, जिन प्लांट में ये होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, एक C4 प्लांट पढ़ाऊंगा आगे, C4 साइकिल। तो पता है C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और यही बताऊंगा क्यों नहीं होता कारण, जबकि C3 में होता है। इस वजह से C4 प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है C3 के मुकाबले। C3 कम होती है। मैंने तुम्हें एक बात अगर याद हो, तुम में से कोई बच्चे हों, मैंने शुरू में जो फैक्टर बताए थे या रॉ मटेरियल, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था। तो मैंने ये कहा था कि जो करंट लेवल है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का 360 ppm, वो C4 प्लांट के लिए तो सफिशियंट है, सेचुरेट है वो उस पे, जबकि C3 के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें अभी भी डिमांड है, उनका फोटो रेस्पिरेशन में वेस्ट हो जाता है। किसमें वेस्ट हो जाता है? फोटो। क्या नाम है तेरा बेटा? सबनूर। सबनूर कहाँ पे है बेटा? मतलब अभी इस समय कहाँ पे है तू? घर पे है या मुजफ्फरनगर में, देवबंद में? हाँ बेटा, इस समय तू बता मुझे, रियलिटी में दिमाग यूज करके बता, कहाँ है? कहाँ है लाली? अरे मुझे देख इधर, हाँ कहाँ है? कोचिंग में? अच्छा, कोचिंग कहाँ पे है? दिल्ली में है? मतलब बैठ जा बैठ जा, देख देखो ऐसे कर रहे थे। बैठ जा, बैठ। बार बार उसे 2-4 सेकंड में खड़ा करते रहेंगे, है ना फिर बेटा, मतलब भयंकर वाले उसमें है ये, नींद में। तो यही तो मैं बोलता हूँ, देखिए, मैनेज आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे सेट होना चाहिए कि, क्योंकि पढ़ाई आप क्लास में तभी तो कर पाएंगे जब आप 6-7 घंटे की नींद लेके आए हुए होंगे, वो जरूरी है। उसी में पढ़ाई को, हर बच्चे के पास वही टाइम है। मुझे एक बात बता दो, तुम जो भी सेलेक्ट होते हैं बच्चे, 12th के साथ ही सेलेक्ट हो जाते हैं, या नीट में रैंक भी ले आते हैं, और बहुत से सेलेक्ट नहीं होते, या कोई किनारे पर सेलेक्ट होता है, कितनी वैरायटी है, लेकिन सब बच्चों के पास 24 घंटे ही हैं। और उस 24 घंटे में कुछ डेली दिनचर्या ऐसी होती है कि जो उसे भी करनी है और आपको भी करनी है। आपको भी सोना है, आपको भी फ्रेश होना है, उसको भी होना है, आपको भी नहाना है, उसको भी नहाना है, आपको भी नाश्ता पानी करनी खाना, उस बच्चे को भी करना है। फिर अंतर कहाँ आया? अंतर आया मैनेजमेंट में, कि कौन टाइम को मैनेज सही कर रहा है, कौन उसको किल कर रहा है। किल करना होता है ना, किल करना, कि अरे बैठेंगे खाना पीना खा के, अब पढ़ाई करने बैठेंगे, अरे अभी तो खाना खाया, अभी थोड़ा सा टहल के या ऐसे घूम घाम के तब बैठेंगे। बैठ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, और थोड़ा बीच में ब्रेक, वो ब्रेक 2 मिनट का होने के, 5 मिनट का होने के बजाय धीमे धीमे, अरे अभी तो पढ़ के बैठे उठे हैं हम, वो ज्यादा होता चला जाता है। या थोड़ी देर चलो आराम कर लेते हैं, लेट लेते हैं, फिर वो सोता है ना, नींद। तो ये जो मेन चीज है कंट्रोल की, जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति की, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति है, मैं बार बार इस बात को बोलता रहता हूँ, तो तुम में से ही जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो दिमाग सबका लगभग एक जैसा सही होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। आप अपने आप को फील करके देखिए, कि जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं कुछ भी, या कहीं भी जैसे, या कोई और बातें होती हैं जब पढ़ाई से अदर,
तो आपका दिमाग तो खूब तेज काम करता है। आप और राय देते हैं घर में इधर उधर, है ना, बहुत बड़े मुकद्दम बन जाते हैं आप। तो इसका मतलब दिमाग तो ठीक है। ये मत सोचिए कि दिमाग जो पढ़ रहा है वही दिमाग का तेज है ना। बहुत से गुंडे बदमाश ऐसे होते हैं कि जो है ना चकमा देते आ रहे हैं, और मान लो वो उनका दिमाग बहुत शार्प है। तो उसको यूटिलाइज किस वे में कर रहे हो, मेन चीज मैटर ये करती है। तो इसीलिए ये अपना एक शेड्यूल बना के हमेशा ऐसा रखो, है ना। तुमने कभी, तुम्हारे जो टीचर्स है, तुमने कभी नोटिस किया कि वो टीचर से आए और ऐसे पेन उनके हाथ में रह गया और है ना सो गए गिलास में लेते लेते? तो हो गया काम? बताओ मुझे, कभी भी हुआ हो? क्योंकि आप जैसे एक्सक्यूज दोगे कि सर कल ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। अगर आपके अंदर चाहे 2 घंटे की नींद ले पाए आप रात को, तब भी नहीं सोओगे आप। चाहे कुछ भी करना पड़े, आंख रगड़ रगड़ के आप बैठे हो क्लास में, लेकिन आप नहीं सोओगे, क्योंकि अगर आपको उसमें फोकस हो कि हाँ भाई हमें तो करना है, और में जाके सो लेंगे घर पे जाके। ऐसा होता है। क्योंकि एग्जाम से पहले हम नहीं सोते रात भर, तो क्या एग्जाम में सो जाएंगे जाके? कभी सोच के देखो, जैसे बच्चे कोई भी लेट हो जाती हैं या कुछ भी, तो मैं ये बोलता हूँ कि नीट वाला दिन है तुम्हारा, जिसमें पूरी साल तुम तैयारी कर रहे हो नीट के लिए, और नीट जिस दिन है, तुम उस दिन सोते रह गए। बताओ कैसे सोते रहे? बहुत से लोग कहते हैं हम तो अलार्म पे भी नहीं जगते, ये नहीं होता वो नहीं होता। उस दिन सो के दिखा दो, मत जाओ नीट दिन। तो कैसे चले जाते हो? क्योंकि अब आपको वो रहता है ना, बहुत ज्यादा उसके लिए कि नहीं, क्यूरियोसिटी कि भाई हमें तो ये जानना। ये होता है। चाहे बच्चा पूरी साल उसने कुछ भी मटर, नीट का एग्जाम जरूर देने जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। बात ही पूरी साल मेहनत करते हो एक दिन के लिए। तो सोचना है इस बात को, क्योंकि कभी कभी ये लगेंगी कि सर ये तो हमने भाषण खूब सुनी है, ये लेक्चरबाजी तो बहुत सारे हमारे टीचर देते रहे हैं, लेकिन कभी उसको सोचिए, ठीक है, कि कितना आप उसको वास्तव में प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं होता इनसे, लेकिन है ना, जितना हम कर सकते हैं गुंजाइश रहती है हमें चीजों को सुधारने की, करने की। तो बेटा रे, मैं देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा था, तो क्या बात बता रहा था मैं? फोटो रेस्पिरेशन, क्लियर है ना? तो वो एक ऐसी प्रोसेस देखी गई। अब उसके बारे में जरा बतिया लेते हैं। प्लांट नहीं चाहता कि उसके पास ये प्रोसेस हो, है ना। ये तो जबरदस्ती की प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन तो। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन तो बता दो। बात है नहीं बेटा। मीनिंग से लिख देता हूँ बेसिक, कि क्यों क्यों रेस्पिरेशन कह रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड एवोल्यूशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग सनलाइट। इन C3 प्लांट। अरे बात है नहीं बच्चों। हाँ बेटा। हाँ पूछ लो। अच्छा, इससे रिलेटेड नहीं तो अभी शांति रहो।
नहीं बेटा, देखिए यहां पर मैंने इसका वो डुअल नेचर दिखाया है पहले, किसका, रुबिस्को का। आप क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि बेटा आरयूवीपी वही 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो आरयूवीपी CO2 के साथ बाइंड करके पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बनाता था, और यहाँ पे रुबिस्को आरयूवीपी कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता था, और कार्बोक्सिलेशन कराता था, क्या कराता था, कार्बोक्सिलेशन। लेकिन देखना, अगर अगर ये CO2 से बाइंड ना करके O2 से बाइंड कर जाए आरयूवीपी, है ना, रुबिस्को इसको कभी कभी ऑक्सीजन से भी बाइंड करा सकता है। तो देखना, अब आरयूवीपी ये सेम ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, और इस बार एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड, एक नया फॉस्फोग्लाइकोलेट। कौन सा कंपाउंड, वो फॉस्फोग्लिसरेट था, ध्यान रखिएगा, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, 2 कार्बन वाला। तो देखना 5 कार्बन का आरयूवीपी है, ये एक एक मॉलिक्यूल बनेंगे, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, क्योंकि बाहर से तो कार्बन नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे और रुबिस्को कैसे काम करेगा, आरयूपी ऑक्सीजनेज। ठीक है बेटा। अच्छा, इसीलिए पता है, क्योंकि 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है ना, पहला बनने वाला कंपाउंड, इसीलिए इस साइकिल को C2 साइकिल भी कहा जाता है, इस पाथवे को किस नाम से जानते हैं, C2 साइकिल या फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे। फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे, ठीक है। तो देखिए, जनरली मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, जनरली रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2। नॉर्मली या जनरली बेटा हम बात करें, पता है रुबिस्को किसके लिए एफिनिटी ज्यादा शो करता है, CO2 के लिए। किसके लिए एफिनिटी शो करता है, CO2 से बाइंड करने के लिए। तुम देखो एक बार बताओ, ये कॉमन सेंस है, अगर वो CO2 से एफिनिटी शो नहीं करता, एटमॉस्फेयर में 20-21% ऑक्सीजन है और 0.036% CO2 है, तो फिर तो कभी CO2 से बाइंड करता ही नहीं, फिर तो कभी उन्हें फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं, डार्क फेज। इसका मतलब यह है कि ज्यादा एफिनिटी किससे शो करता है, CO2 से। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ अमाउंट में ये भी होने लगता है, पता कब, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना बेटा, कंडीशंस। अब ये सर्टेन कंडीशंस कौन सी कंडीशन है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, लो CO2, हाई O2, हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। देखिए, ये वो सर्टेन कंडीशंस हैं, ध्यान दें, सारी बातें मैंने चारों जो देखिए बता दी यहाँ पर। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, लो O2, हाई PO2, नहीं, लो CO2। लो लो CO2 और हाई PO2 या O2, है ना बेटा, PO2 मतलब वही ब्रीथिंग में आपने पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर जैसे ऑक्सीजन। तो हाई O2, हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी, इन कंडीशंस में ये कंडीशन फेवर करती हैं ऑक्सीजनेशन। तो कॉम्पिटिशन होता है कि रुबिस्को किससे बाइंड करे, CO2 से बाइंड करूं मैं या ऑक्सीजन से बाइंड करूं। तो वो क्या करता है, कुछ कुछ रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करने लगता है और आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन कराने लगता है, पूरा नहीं, कुछ अमाउंट में, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
बेटा रे, देखिए ये बहुत काम की बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट। क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है, नॉर्मली CO2 के लिए एफिनिटी है। इन कंडीशंस में, ये जो कंडीशन मैंने बता दी, इनमें वो मतलब ये है कि देखो, आप जानते हो कि नॉर्मली तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है CO2 से, फिर भी वो CO2 से बाइंड कर रहा है। लेकिन उस करंट लेवल से भी कहीं पे, जैसे आप जानते हो, जगह जगह प्लेस पर अलग अलग वेरी करता है थोड़ा थोड़ा, कि कहीं ऑक्सीजन कम लगती है, कहीं CO2 ज्यादा होती है, सफोकेशन सा लगता है। तो उस करंट लेवल से भी जब थोड़ी सी ज्यादा ऑक्सीजन हो, कम CO2 हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, और लाइट ज्यादा हो, तो ये फेवर करता है फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन आएगा कौन सी कंडीशन फेवर करती है, ठीक है। तो बेटा रे, फोटो रेस्पिरेशन वैसे ये एनसीईआरटी में लिखा है आई थिंक, कि कहाँ कहाँ होता है। इन्वॉल्व्स 3 सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार APMT में, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस वाइज कौन कौन से हैं, आप उनके नाम लिख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। ये बेटा वेस्टफुल प्रोसेस है C3 प्लांट के लिए, और उनकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। आप देखिए, तो जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, इसमें से एक आधी कम हो जाए तब भी फोटो रेस्पिरेशन हो जाए। बेटा सारी कंडीशन फेवर करती हैं, है ना। अब तुम्हें पता है, देखिए, केवल ये नहीं होता कि फोटो रेस्पिरेशन होगा या नहीं होगा, होता है डिग्री में, कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कम ज्यादा भी होता है। और सपोज करो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर देखो, ये तो बहुत ही जरूरी वाली कंडीशन है, अगर मान लो CO2 ज्यादा होगी, तो कोई भी कंडीशन कुछ नहीं कर पाएगी इतनी ज्यादा, आप जानते हो ना, फिर तो बाइंड करेगा ही करेगा वो। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ज्यादा फेवरेबल नहीं भी हुई, तब भी थोड़ा बहुत अमाउंट में हो जाएगा, दूसरी भी फेवरेबल हुई तो थोड़ा और ज्यादा होगा, तीसरी सारी कंडीशन फेवरेबल तो और ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो ये होगा नहीं, ये जरूरी नहीं कि होगा जरूर, अगर कोई सी भी कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई, नहीं होगा। और एक और चीज है, फोटो रेस्पिरेशन जब होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल फोटो रेस्पिरेशन हुआ फिर तो C4 प्लांट में फूड बनेगा ही नहीं यार, तो फूड भी बनता है। मैं बताऊंगा इस प्रोसेस में भी, एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन में भी फूड की सिंथेसिस होती है एक जगह, ठीक है। तो बेटा रे, एक चीज इंपॉर्टेंट बात और है, देखो जो क्वेश्चन ही है आया हुआ एक तरीके से, पता है यहां पर ऑक्सीजन का यूज, ध्यान सुनना मेरी बात, वैसे मैं वो डिब्बे बना के दिखा दूंगा चार्ट सा, यहां पर ऑक्सीजन दो जगह यूज होती है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, दो जगह यूज होती है, दो साइड पर, कहाँ कहाँ, एक तो क्लोरोप्लास्ट में यूज होती है, और एक पेरोक्सिसोम में। एक पॉइंट लिख लीजिए, देर आर टू साइड्स ऑफ, देर आर टू साइड्स SITE, there are two sides of O2 utilization in photorespiration. There are two sides of of O2 utilization during photorespiration. डैश लगा के, in chloroplast, in chloroplast and in peroxisome. क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में, एंड पेरोक्सिसोम। और पता है पेरोक्सिसोम में ऑक्सीजन यूज होके H2O2 बनता है, क्या बनता है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसीलिए तो उसका नाम पेरोक्सीसोम पड़ा था। उसमें O2 यूज होके और क्या बनता है, H2O2। H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसीलिए नाम पेरोक्सीसोम है। ठीक है। अब देखो, मैं या तो फिर ऐसे काम करता हूँ, जल्दी से खींच देता हूँ। हम्म, मतलब खींचना मतलब डायग्राम खींच देता हूँ, देखो। एक, ये वैसे मैंने प्रोसेस तो समझा दी तुम्हें पूरी, ठीक है। लेकिन देखो, तीन सेल ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व कैसे होते हैं जरा देखना। ये क्लोरोप्लास्ट है भाई साहब, ये पेरोक्सीसोम है, और ये नीचे वाला माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है। पहला क्या कंपाउंड बना बेटा, फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, 2 कार्बन वाला। आरबीपी 5 कार्बन था। आपको पता है एक पीजीए भी बना है साथ में, हालांकि जिसको हम ज्यादा कोई भाव नहीं दे रहे। पीजीए भी बना है, उसको साइड में को लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे ऐसे दिखा देंगे घुमा के। फॉस्फोग्लाइकोलेट को आगे बढ़ाइए। फॉस्फोग्लाइकोलेट से पता है क्या बना, ग्लाइकोलेट। क्या बना, ग्लाइकोलेट। ये भी 2 कार्बन वाला कंपाउंड है भाई साहब। राइट हैंड साइड 2 कार्बन वाली चलेगी। ग्लाइकोलेट एक टाइप से की कंपाउंड सा है, जैसे वहां पे पीजीएल था। पता है ग्लाइकोलेट एंट्री मारेगा किसमें, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में एंट्री मार लेगा ये। तो इसीलिए परेशान मत होना, सेम नाम ही तो रिपीट हो रहा है। अब ये जो ग्लाइकोलेट था, इस ग्लाइकोलेट से बेटा यहां पर बना ग्लाई ऑक्जेलेट। क्या बना, ग्लाई ऑक्जेलेट। इस प्रोसेस में ना ऑक्सीजन एक बार फिर से यूज हुई, जो मैं अभी बता रहा था आपको। देखो ध्यान देखो, एक इधर और एक यहां पर, O2 से H2O2 बन गया। और ग्लाई ऑक्जेलेट भी 2 कार्बन वाले कंपाउंड है बेटा, इससे बना ग्लाइसिन। क्या बना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। क्या होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जब आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं ग्लाइसिन। और बेटा ग्लाइसिन एंट्री मारता माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन ने एंट्री मारी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर ग्लाइसिन ने कन्वर्ट हो गया सेरीन में, एक और अमीनो एसिड जो 3 कार्बन वाला है। सेरीन वापस आया और वापस आकर एंट्री कर गया क्लोरोप्लास्ट उसमें, पेरोक्सीसोम में। और बेटा सेरीन से हाइड्रोक्सी पायरुवेट बना, और बेटा रे इससे बना ग्लिसरेट। क्या बना, ग्लिसरेट ने एंट्री की किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। और ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, पीजीए का नाम क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेट। तो ग्लिसरेट से पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, बस एक एटीपी यूज करेगा। भाई ग्लिसरेट से क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट, पीजीए, ये बन गया। और इससे तुम जानते हो, ये पीजीए से आरयूबीपी बनेगा, वही केल्विन साइकिल में। किसमें, तुम्हें याद है, वो पीजीए से केल्विन साइकिल में वो होके पूरा रीजनरेशन और वो सब रिडक्शन स्टेप आरयूबीपी बन जाता है, शुगर भी बन जाती है।
तो केल्विन साइकिल भी चलेगी यहाँ पे छिपी हुई, लेकिन बस उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और ये वाला पीजीए भी इधर आ जाएगा, आप जानते हो इसके साथ मिलकर काम करेगा। C3 साइकिल। अच्छा सुनो, अब इसमें CO2 कहाँ निकली, ध्यान सुनिए। यहां पर CO2 निकली जब ग्लाइसिन से सीरीज बना, ठीक है। यहां पर CO2 निकल गई जो एटमॉस्फेयर में चली गई बाहर, ठीक है। और एक अमोनिया भी निकला। अब एक चीज ध्यान से सुनो, इधर देखो ध्यान से, देखो इधर, बाद में नोट कर लेना। ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड चले आ रहे हैं, ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोजिलेट, फिर ग्लाइसिन। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं, आसान क्यों है। एक कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। मतलब क्योंकि डबल डबल लिखे हैं तो लोगों को, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अरे कितने सारे कंपाउंड है। नहीं, ये डबल लिखा, ये डबल लिखा, डबल लिखा, डबल लिखा, कहाँ है ज्यादा। अगर मैं सीधे ऐसे एरो खींच देता ऐसे सीधे यहां तक तो भी चल जाता, लेकिन मुझे बताना था कि ये एंट्री मार के तब कन्वर्ट हुआ। समझ गए ना, तो दो दो हैं तो इसलिए ये मत परेशान होना कि अरे कितने मॉलिक्यूल बना दिए, गिनती के हैं। सुनो बेटा रे, ग्लाइसिन 2 कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाले ग्लाइसिन से वो देखना 3 कार्बन वाला सीरीन बनना है, और एक CO2 भी निकल रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, जब तुम खुद सोचो, 2 से 3 बनना है और एक कार्बन निकल भी रहा है, कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो गलत है, ये तो गड़बड़ है। तो सुनो ध्यान से, पहले यहां तक प्रोसेस 2 बार होती है। यहां तक प्रोसेस कितनी बार होती है पहले, 2 बार। अब देखना, अगर मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल प्लस एक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल लिख दिया, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल में और 2 कार्बन कितने हो गए टोटल, 4 कार्बन। उसमें से एक कार्बन निकल गया तो कितने बचे, अब बैलेंस है। तो यहां तक ये ऐसे करके 2 बार प्रोसेस होती है ये। अब ये बात कहीं लिखी तो जाएगी नहीं, तो जो क्लास में है बस उनकी समझ में आएगी कि ये क्या मतलब है, सर ने 1m + 1m करने। ये जरूर मेंशन कर देना, 1m + 1m, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, अब चूंकि बेटा ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो आप जानते हैं कि अमीनो एसिड के जब 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 अमीनो ग्रुप हो गए, नहीं हो गए। तो 2 अमीनो ग्रुप में से एक तो ये अमीनो एसिड बन गया, तो एक अमीनो ग्रुप तो निकलेगा ना बेटा, तो इसलिए अमोनिया को निकलना पड़ता। और यहां प्रोसेस में एटीपी और यूज हो गया था, क्या हो गया था, एटीपी यूज हो गया था। आप जानते हैं ग्लिसरीड से जब पीजीए बनेगा फॉस्फोग्लिसरीड, तो एटीपी तो यूज होगा ही होगा। तो ये बेटा मैंने फोटो रेस्पिरेशन बना दिया, ये है ना। आप C4 साइकिल बताएंगे।